जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा यूनिट चल रहा था नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह, इसी को हम बच्चों आगे जो है क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। यह हमारे इस यूनिट का थर्ड पार्ट है। इसके जो पिछले दो पार्ट थे वहां पर हमने बच्चों नागरिक विद्रोह के बारे में पढ़ लिया था। दो लेक्चर्स के अंदर सिविल रेबेलियंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पीजेंट रिवॉल्ट्स के बारे में, यानी कि किसान विद्रोह के बारे में। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कहा कि भाई तीन तरह के विद्रोह हुए थे। नागरिक विद्रोह जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, ये दो विद्रोह बचे हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, पीजेंट्स मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन को जो है हम यहां पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और उनमें जो सबसे पहला जो आंदोलन है उसका नाम है बच्चों इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो का मतलब है बच्चों नील। इंडिगो का मतलब क्या है, नील। ये आप यहां पे फोटो देख सकते हैं नील की खेती की, है ना। नील जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली आपने घर में भी देखा होगा, कपड़ों को नील दिया जाता है ना, नील व्हाइट कपड़ों को, दैट इज नील। तो इंडिगो रिवोल्ट क्या था, कैसे हुआ था, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए इंडिगो रिवोल्ट बेसिकली ये चला है लगभग 1856 से 1860 तक। ठीक है। इंडिगो क्या था बच्चों, इंडिगो एक नील जो था ना, ये इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। यानी कि इंडिया से क्या होता था, इसका निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था। कहां पर, यूरोपियन टेक्सटाइल मार्केट के अंदर। टेक्सटाइल मार्केट का मतलब हो गया यूरोप का जो कपड़ा उद्योग था ना, कपड़ा जो मार्केट थी वहां पर। ठीक है। इंडिया से नील जो है कहां जाता था, यूरोप में जाता था। ठीक है। क्यों जाता था, बेसिकली ताकि भैया वहां के जो कपड़े बन रहे हैं ना, वहां पर उनको क्या चाहिए था, नील चाहिए था, ताकि वो कपड़ों को क्या कर सके, कलर कर सके। ठीक है। ये नेचुरल ब्लू डाई थी, है ना, प्राकृतिक ब्लू कलर की डाई थी, जिससे क्या किया जाता था, कपड़ों को रंग दिया जाता था। ठीक है। बेसिकली क्या था, ये पहली क्रॉप थी, ये पहली फसल थी जो कि ब्रिटिश प्लांटेशंस पर उगाई गई। ब्रिटिश प्लांटेशंस का मतलब हो गया कि ब्रिटेन के जो बागान थे ना, ब्रिटिशर्स के जो बागान थे, ठीक है, ब्रिटेन के जो बागान थे, ब्रिटिश बागान थे भारत के अंदर, है ना। यहां पर देख सकते हैं ब्रिटिश बागानों में उगाई जाने वाली पहली फसल थी, क्योंकि अंग्रेजों को अपने कपड़ा कारखानों के लिए नील की क्या चाहिए थी, रेगुलर सप्लाई चाहिए थी, नियमित आपूर्ति चाहिए थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो इंडिया के अंदर उनके जो बागान थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा था, वहां पर ये नील की खेती किया करते थे। और उस नील को कहां पहुंचाया करते थे, यूरोप की टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, राइट। अब क्या था कि दो तरह के सिस्टम चल रहे थे उस टाइम पे। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो यानी कि नील को उगाने के लिए, जो नील था उसकी पैदावार के लिए ना, दो तरह के सिस्टम चल रहे थे बच्चों। एक तो था निज सिस्टम, एक क्या था, निज सिस्टम। एक तो ये ध्यान रखिएगा, निज प्रणाली। और एक था बच्चों रियोती सिस्टम, रियोती प्रणाली। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। निज सिस्टम और रियोती सिस्टम। निज सिस्टम के अंदर क्या था बच्चों कि भाई जो प्लांटर्स थे, यानी कि जो बागान के जो मालिक हैं, ठीक है, जो इस प्रणाली, उस निज सिस्टम के अंदर क्या था, इस प्रणाली के तहत जो बागवान थे, यानी कि जो प्लांटर्स थे, ठीक है, भूमि पर नील का उत्पादन करते थे, जिसे वे सीधे नियंत्रित करते थे। और इन यूरोपीय बागवानों के पास जमीन थी और उन्हें इसके पट्टे पर ले लिया था। क्या मतलब है इस चीज का, कि बेसिकली निज सिस्टम के अंदर क्या था कि ब्रिटिशर जो उसका मालिक था उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वे खुद ही खेती किया करते थे। ठीक है। और वे पर्टिकुलरली क्या करते थे, जमीन को क्या कर लेते थे, लीज पे ले लेते थे। और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भैया पैदावार अच्छी हो, या जो, ठीक है, और वो जो है अच्छी पैदावार करके नील को काम पहुंचा सके, यूरोप में पहुंचा सके। ठीक है। या फिर अगर खुद खेती नहीं करना चाहते तो वो क्या करते थे, किसानों को ना किराए पर रख लेते थे। ठीक है। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको किराए पर रख लेते थे अपने बागानों के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, कल्टीवेट कर सके इंडिगो को, नील की खेती कर सके। तो ये तो था निज सिस्टम। ठीक है। एक था बच्चों रियोत सिस्टम। और रियोती सिस्टम के अंदर क्या था भाई, जो प्लांटर्स थे ना, यानी कि जो बागान के जो मालिक थे, बागवानी के जो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, रियोत वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रियोत का मतलब क्या हो गया, किसान। याद है, रियोत का मतलब क्या हो गया, किसान। दक्षिण भारत के अंदर किसान को रियोत बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रियोत थे, यानी कि जो किसान थे ना, उनको मजबूर किया कि भाई आप एक एग्रीमेंट साइन करो हमारे साथ। ठीक है। कि आप एक एग्रीमेंट साइन करो, हम आपको क्या देंगे, हम आपको लोन देंगे। आप एक एग्रीमेंट साइन करो, हम आपको लोन देंगे, और उस पैसे से फिर आप क्या करो, आप अपनी जमीन पे खेती करो, जो भी आपको फसल उगानी है। लेकिन
शर्त यह है कि जितनी आपकी जमीन है ना, उस जमीन पर 25% हिस्से पर आप क्या उगाओगे? नील उगाओगे। शर्त हमारी यह है। आपको खेती करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, आपको पैसा चाहिए, पैसा हम देंगे, हम आपको लोन देंगे, आप हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लो, लेकिन शर्त यही होगी कि हम आपको पैसा तो देंगे लोन के रूप में, लेकिन आप अपनी जमीन के 25% हिस्से पर क्या करोगे? 25% हिस्से पे आप क्या करोगे? जो है नील की खेती करोगे। अगर मंजूर है तो लोन ले लो। यह था बच्चों रियायती सिस्टम। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ना लोन देने की, इस लोन को कहा जाता था ददोन। क्या बोलते थे? ददोन। यह भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो रियायती सिस्टम यहां पर समझ में आ गया आपको। इंडिगो जो है दो प्रकार से जो है इंडिया के अंदर जो है उगाया जा रहा था, राइट। उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? जो प्लांटर्स थे यानी कि जो बगान मालिक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों के आगे कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी? कि भैया हम, भाई देखो सिंपल सी बात है, किसान ने लोन लिया तो वो उसकी किस्त भी भरेगा। तो यहां पे अब जो मालिक थे उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि हम आपकी किस्तें तभी लेंगे जब आप हमें नील एक फिक्स प्राइस पे दोगे। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि इस बार जो है 100 रुपए खर्चा आया आपका तो आप नील हमें बेच रहे हो 200 रुपए, ठीक है, और अगले साल जो है आपका या कुछ महीनों बाद जो है आपका खर्चा आया 150 रुपए तो आप हमें नील दे रहे हो 300 रुपए का। नहीं 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 बोले, ऐसा नहीं चलेगा। आप हमें फिक्स प्राइस पे नील दोगे, जो एक बार फिक्स कर दिया उसी प्राइस पे उसी रेट पे हम क्या करेंगे? नील को खरीदेंगे आपसे, तभी हम आपका लोन लेंगे, लोन की किस्तें लेंगे, ठीक है। अगर आप फिक्स प्राइस में नहीं देते हो तो हम आपसे लोन की किस्तें नहीं लेंगे। लोन की किस्तें नहीं लेंगे तो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि लोन टाइम से नहीं भरोगे तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। समझ रहे हो? तो एट द एंड ऑफ द डे यहां पे मरेगा कौन? अब फंस गए किसान यहां पे, राइट। और क्या बोला कि अगर आप इन कंडीशन को वॉयलेट करते हो जो उसके अंदर लिखा हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है, तो होगा क्या? बेसिकली हम आपकी जमीन को हड़प लेंगे, ठीक है, आपके परिवार को जेल में डाल देंगे, आपके घर को आग लगा देंगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होनी शुरू हो चुकी थी अब किसानों के साथ, क्योंकि वो कह सकते हैं हम कि भाई अंग्रेजों के जो है ना जाल में वो फंस चुके थे बेसिकली, ठीक है। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे यानी कि जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे ना, अब क्या हुआ? वो बुरी तरह से फंस चुके थे, ठीक है। ये जो कह सकते हो ना कि अमानवीय स्थिति बना दी थी अंग्रेजों ने, यही एक कारण बना कि नील की खेती करने वाले जो किसान थे ना, वो मजबूर हो चुके थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर सके? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सके, और साथ ही साथ जो बागान के जो मालिक थे, जो इन्होंने कंडीशंस लगाई थी लोन वगैरह की जो भी थी, उनके खिलाफ भी वो क्या कर सके? विरोध कर सके। इवन ये जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था, ये स्टार्ट हुआ था बच्चों बंगाल के अंदर एक जिला था नादिया। बंगाल के अंदर एक जिला है नदिया, और वहां पर एक गांव था गोविंदपुर गांव। यहां से इंडिगो रिवोल्ट की जो है क्या हुई थी? यहां से इंडिगो रिवोल्ट की शुरुआत हुई थी, ठीक है बच्चों। आई होप इंडिगो रिवोल्ट यहां तक क्लियर आ गया होगा। उसके बाद बच्चों विद्रोह के क्या क्या जो है इन्होंने, विद्रोह के क्या क्या इन्होंने हथकंडे अपनाए भी, क्या क्या चीजें थी विद्रोह करने के लिए? इन्होंने कहा कि भैया मना कर दो, हम नील की खेती नहीं करेंगे इतने प्रेशर में, ठीक है। आपने जो प्रेशर बना रखा है, इस प्रेशर में हम नील की खेती नहीं करने वाले, पहली चीज तो ये। दूसरा, लठियाल जो थे, लठियाल का मतलब होता है, ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखे थे? गार्ड रखे हुए थे जिनके पास क्या होती थी? लाठियां होती थी, और उन लाठियों से वे गार्ड क्या करते थे? किसानों की पिटाई करते थे। तो बोले ये जो लठियाल है ना, इन्हीं को सूतों पकड़ के इन्हीं के ऊपर अटैक करो, ठीक है। एक ये तरीका अपनाया इन्होंने। दूसरा क्या था? कहता कि भाई हम क्या करेंगे, जो रेंट है ना, रेंट, जमीनों की जो रेंट है, जो आपकी जो डिमांड है, ठीक है, हम जो आपके जमीनों के जो रेंट है ना, हम वो नहीं भरेंगे, ठीक है। जो आपकी जमीन का, सिंपल भाषा में बोला, आज के टाइम में ठेका चलता है ना, ठेका, बोले हम आपकी जमीन का ठेका नहीं देंगे जब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानते, हम पैसे नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, राइट। दूसरा क्या था? पीजेंट स्ट्राइक्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्रेटरी पॉलिसीज, यानी कि जो किसान थे वो हड़तालों पे बैठे कि ये जो आप बिचौलियापन, ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल पे बैठे कि आप ये जो राजीनामा करवाने की सोच रहे हो ना, हमें कोई राजीनामा नहीं करनी है, हम तो भैया हड़ताल पे बैठे हैं जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। तो बेसिकली विद्रोह करने के यही रास्ते अपनाए थे किसानों ने। उसके बाद बच्चों इस रिवोल्ट के, इस विद्रोह के कौन कौन से लीडर्स निकल कर आए? तो एक तो बच्चों थे दिगंबर विश्वास, एक थे विष्णुचरण विश्वास, ठीक है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे? नादिया डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, यहां पे डिस्ट्रिक्ट कर लेना, ठीक है। नादिया डिस्ट्रिक्ट के थे। कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास, ठीक है। उसके बाद बच्चों, और पाबना से कौन थे? पाबना से थे कदेर मोला। और मालदा से कौन थे? तो मालदा से थे बच्चों रफीक मंडल। क्या नाम थे? रफीक मंडल। क्लियर है? तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी।
उसके बाद बच्चों अब इन सबका निष्कर्ष क्या निकल कर आया, ये जो इंडिगो रिवोल्ट हम पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया कि भैया जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उन्होंने नवंबर 1860 में क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, जो प्लांटर्स थे यानी कि जो नील की खेती करवा रहे थे अंग्रेज लोग, ठीक है, उनको अपनी वर्कशॉपें बंद करनी पड़ी, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया कि ब्रिटिशर ने बैन कर दिया फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, कि आप जबरदस्ती किसी से भी नील की खेती नहीं करवा सकते हो। हां, अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी से भी नील की खेती नहीं करवा सकते। यह नोटिफिकेशन आ गया था नवंबर 1860 में, राइट। ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह को नील विद्रोह भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नील विद्रोह, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्लू रेबेलियन। क्या बोलते हैं? ब्लू रेबेलियन, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, नाम ध्यान रखिएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। ये एडिटर थे हिंदू पैट्रियट के, ये अखबार था बेसिकली, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है इंडिगो कैंपेन के बारे में बहुत कुछ छापा, ठीक है। उस टाइम पर जो अलग अलग जो मीटिंग होती थी उनको इन्होंने कवर किया, मीटिंगें अरेंज भी करवाई किसानों की, ठीक है। और इवन क्या था, जो किसानों की उस टाइम की जो दुर्दशा थी वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई। आम जो लोग थे अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, हिंदू पैट्रियट के थ्रू जो इन्होंने क्या किया था, किसानों की जो सिचुएशन थी वो कहां तक पहुंचवाई, लोगों तक पहुंचवाई, आम आदमी तक पहुंचाई, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति हैं दीन बंधु मित्र। क्या नाम है? दीन बंधु मित्र। और दीन बंधु मित्र की बात करें तो इन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था नील दर्पण। नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था? नील दर्पण। और ये कब लिखा गया था? 1859 में। ध्यान रखिएगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दीन बंधु मित्र ने क्या लिखा था? एक नाटक लिखा था 1859 में, और लेकिन ये किताब छपी थी 1860 में। प्रीवियस टचेस में हम पढ़ चुके हैं, किताब छपी 1860 में, 1859 में ये नाटक लिखा गया था। तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा पहला किसान आंदोलन, जिसका नाम था बच्चों इंडिगो रिवोल्ट। आई होप यहां तक चीजें आपको जो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारा रिवोल्ट आता है, अगला जो किसान विद्रोह आता है, उसका नाम है बच्चों पाबना रिवोल्ट। क्या नाम है? उसका नाम है बच्चों पाबना रिवोल्ट, यानी कि पाबना विद्रोह, ठीक है। तो चलिए आइए पाबना विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं कि यहां पर क्या क्या हुआ था। देखिए, पाबना अनरेस्ट, पाबना रिवोल्ट, ये बेसिकली चला है 1870 से 1880 के दशक में, ठीक है। पाबना एक जगह है जो कि बंगाल में है, ठीक है, और ये फेमस था जूट के लिए। यहां पर जूट का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है। तो जमींदार जो थे पाबना के, उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को फोर्स किया, पीजेंट के ऊपर दबाव डाला कि भैया तुम जो है ना रेवेन्यू टैक्सेस, हाई टैक्सेस दो। भाई जितनी लिमिट डिसाइड की गई थी ना जमींदारों के लिए अंग्रेजों द्वारा, कि तुम किसानों से इतना जो है रेवेन्यू लोगे, इतना टैक्स लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जमींदारों को बोल दिया कि आप जो है 30% टैक्स वसूलोगे किसानों से, ठीक है। तो 30% देने को तैयार थे किसान, लेकिन जमींदार कहते नहीं भाई 30 नहीं, तुम हमें 60% टैक्स दो। यानी कि प्रेशर डाला जा रहा था, किसके ऊपर? प्रेशर डाला जा रहा था किसानों के ऊपर, राइट। इवन जो जमींदार थे या फिर जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही कह सकते हो ना अमानवीय तरीके भी अपनाए किसानों से टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। किडनैप कर लिया, ठीक है ना, फिजिकली जो है किसानों को उठा के ले गए, ठीक है। उनके जो कल्टीवेटर्स थे, उनके जो यंत्र थे, उनसे उनको हैरास किया गया। मतलब पूरी तरह से फिल्मी सीन बना रखा था, ठीक है। पूरा गुंडा राज चला रखा था वहां पर जमींदारों ने। जब मन आया किसी भी किसान को उठा लिया, किसी को भी पीट दिया। ये सब चल रहा था बच्चों पाबना के अंदर, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एक्ट 10 ऑफ 1859 granted occupancy right to the tenants farmer but the जमींदार registered the peasants to acquire land। क्या मतलब है, 1859 के अधिनियम के तहत जो अधिनियम 10 है उसके अंदर यह था कि जो टेनेंट्स फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे जो किसान हैं, उनका अधिकार रहेगा अपनी जमीन के ऊपर। लेकिन इस कानून को नहीं माना जमींदारों ने, और जमींदारों ने क्या किया, उन छोटे छोटे किसानों की क्या की, जमीनों को हड़प लिया। जमीनों को क्या कर रहे थे ये उस टाइम पे, हड़प रहे थे, क्योंकि गुंडाराज चल रहा था भाई। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, इन सब की वजह से जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुके थे जमींदारों के, ठीक है। और इवन पटना के पास ना एक परगना था जिसका नाम था यूसुफ शाही, ठीक है। एक परगना है, पटना के पास एक परगना था, या हम सिंपल भाषा में कह सके एक गांव था, इसका नाम था यूसुफ शाही। वहां के किसानों ने कहा कि नहीं भाई, अब तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। तो जो यूसुफ शाही परगना के जो किसान थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। किसके खिलाफ? लैंडलॉर्ड से खिलाफ, के जो बड़े बड़े जो जमींदार है ना, अब हम इन्हें क्या करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे,
राइट। इन्होंने क्या किया, ये सारे एकत्रित हुए और इन्होंने कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, इन्होंने लीगल मेथड अपनाए, इन्होंने कानून का सहारा लिया, ठीक है। और कोर्टों के अंदर क्या किया, अलग अलग जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिए, कोर्ट केस फाइल कर दिए सीधा, ठीक है। यानी कि इन्होंने कोई हाथापाई कोई भी झगड़ा कुछ नहीं किया, सीधा इन्होंने क्या किया, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोर्ट का सहारा लिया और ये कोर्टों में पहुंच गए और जमींदारों के खिलाफ इन्होंने क्या किए, केस किए, राइट। अब हुआ क्या, ये जो एंटी जमींदार जो सेंटीमेंट्स है, यानी कि जमींदारों के खिलाफ ये चीजें थी, अब ये क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे बंगाल के और हिस्सों में भी फैल गई, और हिस्सों में भी क्या हुआ, लोग क्या करने लगे, लोग केस करने लगे जमींदारों के खिलाफ, जहां जहां पर ये क्या कर रहे थे, जमींदार जो उनको परेशान कर रहे थे, राइट। जो किसान थे वो स्ट्राइक पे चले गए ताकि जमींदारों को जो है क्या किया, जमींदारों के ऊपर क्या किया जा सके, प्रेशर डाला जा सके, बोले हम खेती करेंगे ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो, अब तुम्हारे खेतों में भी काम नहीं करेंगे, जाओ। तो जमींदारों के ऊपर प्रेशर बनाया गया ताकि वो जो कह रहे हैं ना कि हमें ज्यादा टैक्स दो, वो अपनी डिमांड को वापसी ले सके जमींदार लोग, राइट। पीजेंट्स ने क्या किया, इन्होंने जो है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट्स का कैंपेन शुरू कर दिया कि वो जो ठेका है आपकी जमीन का वो हम नहीं देंगे आपको, जो करना है कर लो, राइट। बेसिकली ये नॉन कम्युनल जो है नेचर था, यानी कि यहां पर कोई भी जातिवाद को नहीं बढ़ावा दिएगा, यहां पर जितने भी किसान थे चाहे वो किसी भी जाति के थे, सारे के सारे एकजुट होकर क्या कर रहे थे, जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, राइट। यहां पर किसानों के बीच में आपको पूरी की पूरी क्या देखने को मिलेगी, कंप्लीट यूनिटी देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी जो है कह सकते हो एकता देखने को मिलेगी, राइट। इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज तरीके से क्या किया था, जो है ऑर्गेनाइज तरीके से जमींदारों के खिलाफ इन्होंने क्या करी थी, आवाज को उठाया था, राइट बच्चों। उसके बाद इन सब का परिणाम ये निकल कर आया, इस सब अनरेस्ट का, कि एक अधिनियम पास किया गया। उस अधिनियम का पास था, उस अधिनियम का नाम था बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, ठीक है। ये जितना भी संघर्ष किया किसानों ने, इसका नतीजा क्या निकल कर आया, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया 1885 में, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, इस तहत यह कहा गया कि भाई जमींदार और जो टेनेंट्स है, जमींदार और जो किराएदार हैं, उनके जो है अपने अपने अधिकार हैं कुछ, ठीक है। किसानों ने अगर जमीन ठेके पे ले रखी है ना, ठेके पे ले रखी है जमीन जमींदारों से किसानों ने, तो भैया उन किसानों के भी कुछ अधिकार हैं, जमींदार अपनी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। यहां पर हुआ क्या, कई किसानों को अधिभोग अधिकार से क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, ठीक है। जो ऑक्यूपेंसी राइट्स थे उनको जो क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया था किसानों के लिए, ठीक है। इनकी वो दोबारा जो है अपनी जमीन पे जाके क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे, राइट। ये था बच्चों पाबना रिवॉल्ट। आई गेस यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारा, वो आता है डेक्कन राइट्स। दक्कन के जो है राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उनके बारे में जानते हैं बच्चों। डेक्कन राइट्स की बात करें तो ये हुए थे बच्चों 1874 से 75 के बीच में, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों, जो रैयतवाड़ी सिस्टम आया था, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप इसके बारे में जान सकते हैं। जो रैयतवाड़ी सिस्टम आया था बच्चों इंडिया के अंदर, उसके जो है काफी एडवर्स इफेक्ट निकल कर आए, ठीक है। खासकर जो दक्षिण के जो एरिया थे वहां पर, राइट, स्पेशली वहां पर, कहां पर, पुणे और अहमदनगर में, कहां पर, पुणे और अहमदनगर में बहुत ही मेजर जो हम कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट निकल कर आए, ठीक है। यहां पर बेसिकली मेन कंसर्न किसानों का क्या था कि उनको क्या करना पड़ता था, हाई टैक्स देने पड़ते थे, बहुत ही उच्च, बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स देने पड़ते थे, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। एक तरफ तो उनको क्या करना है, गवर्नमेंट को हाई टैक्स देने, वहीं दूसरी तरफ इनको क्या करना है, जो लोन अमाउंट है उसको रिपे भी करना है। जो मनी लेंडर, जो शाहूकार थे, वहां जहां से इन्होंने जो है पैसा उठा रखा था खेती करने के लिए, इनको क्या, जो किसानों को क्या करना पड़ेगा, शाहूकारों को ब्याज भी देना है, लोन अमाउंट भी उतारना है। दूसरी तरफ जो सरकार है उसको जो है हाई टैक्स भी भरना है, राइट। और बेसिकली जो मनी लेंडर्स थे ना, ये कौन थे, ये बेसिकली थे गुजराती और मारवाड़ीज, ठीक है। गुजराती और मारवाड़ी जो है ये क्या थे, लेंडर्स थे। अब यहां पर किसान ऐसे फंसा हुआ था कि एक तरफ तो कुआं है, दूसरी तरफ खाइए, करें तो करें क्या, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 1864 में जब अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था ना, ठीक है, उस टाइम पर भारत का जो जूट था और जो कॉटन टेक्सटाइल था, जो कपड़ा उद्योग था, उसकी कह सकते हो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है, क्योंकि युद्ध के अंदर तो ये सारी चीजों की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ,
तो इन सब की डिमांड सडनली नीचे आ गई, नीचे डाउन आ गई। अब सोचो, पहले तो भैया 100 क्वांटल खपत हो रही थी युद्ध के दौरान, युद्ध खत्म हो चुका है, अब खपत हो रही है सिर्फ 20 क्वांटल। अब क्या होना चाहिए भाई? टैक्स भी फिर उस टाइम पे कम कर देना चाहिए ना, कि पहले ठीक है, पहले लोग कमा रहे थे तो ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूल रही थी, लेकिन अब जब डिमांड कम हो गई है तो अब उतना थोड़ा ना कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उल्टा किया। इवन इनकी डिमांड कम होने के बावजूद ब्रिटिशर्स को जो टैक्स लेना चाहिए था उसे कम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, इन्होंने और बढ़ा दिया। बोले अब हम 50% लेंगे भैया, 50% तक आपसे टैक्स लेंगे। पहले 20-30% था, बोले हम आपसे 50% टैक्स लेंगे। किसान कहते हैं भैया डिमांड कम हो चुकी है, ठीक है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, बुरे हालात चल रहे हैं, हमें कुछ बच ही नहीं रहा है। पहले डिमांड अच्छी थी, पहले हम सब कमा रहे थे, अब क्या करें? ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं भी, हमें कुछ नहीं मतलब, हम तो आपसे क्या करेंगे, हम तो आपसे 50% लेंगे आपसे टैक्स। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग तो भड़केंगे यहां पे, राइट। उसके बाद बच्चों और इंपॉर्टेंट क्या था भाई, दिस वाज फॉलोड बाय नंबर ऑफ बैड हार्वेस्ट। अब ये सब हुआ, एक और भी रीजंस थे। क्या था? फसलें अच्छी नहीं हुई, ठीक है, फसलें फेल हो गई, क्रॉप फेलियर हो चुका था, ठीक है, इनएडिक्वेट रेनफॉल, बारिश अच्छे से नहीं हुई, जिसकी वजह से फसलें क्या हुई, जिसकी वजह से फसलें खराब हुई, ठीक है। पीजेंट्स बिकम द विक्टिम्स ऑफ डबल जियोपॉलिटी, फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, सेकेंडली एक्सप्लॉइटेड एंड थ्रेटेन्ड बाय द मनी लैंडर्स। क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं जो किसान थे ना, किसान ढोलक बने हुए थे उस टाइम पे। ढोलक बने हुए थे, इसका मतलब क्या है भाई? एक तरफ तो सरकार प्रेशर डाले हुई है, हमें टैक्स दो, दूसरा जो मनी लैंडर्स हैं, जो शाहूकार हैं, वो डरा धमका रहे हैं, हमें हमारा ब्याज दो, हमें हमारा किस्तें भर के दो। तो ऑब्वियस सी बात है, किसानों के इस टाइम पे क्या हो चुके थे, बुरे हाल हो चुके थे। अब इन सब का रिजल्ट क्या निकलेगा? किसान कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं ना। तो यहां पर किसानों ने क्या किया, उनके अंदर जो गुस्सा था, ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशली बॉयकॉट किया सबसे पहले मनी लैंडर्स का। जो शाहूकार थे, जो ब्याज पे पैसा दिया करते थे, इन सब का इन्होंने क्या किया, सोशली बॉयकॉट किया, ठीक है। और मेनली कौन कौन से थे? गुजराती और मारवाड़ी। गुजराती और जो मारवाड़ी जो मनी लैंडर्स थे, जो शाहूकार थे, इनका बॉयकॉट किया गया, ठीक है। इनके जो भी एजेंट्स आए थे, इनको ऐसे देखा जाता था यार ये तो बाहरी हैं, ये भारतीय नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, ये तो हमें लूटने के लिए आए हैं। इनकी ऐसी इमेज सोसाइटी के अंदर जो है क्रिएट की गई थी, राइट। उसके बाद बच्चों और इंपॉर्टेंट क्या हुआ, बहुत सारे गांव थे पूना के अंदर, उनको जो है आग लगा दी गई। दंगे इतने भड़के कि पूना के अंदर कई गांवों को आग लगा दी गई, 1875 की बात है, ठीक है। जो मनी लैंडर्स थे, जो शाहूकार थे, उनके घरों को आग लगा दी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो दुकानें थी, उन सबको जला के राख कर दिया था, राइट। दूसरा इन्होंने एक और तरीका क्या अपनाया कि जो मनी लैंडर्स हैं, जो शाहूकार हैं, बोले हम उनकी जमीनों के ऊपर खेती नहीं करेंगे। पहले यही किसानी तो खेती कर रहे थे, बोले हम उनकी जमीनों पे खेती नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, उनको मरते हैं तो मरने दो उन्हें, ठीक है। दूसरा क्या हुआ भाई, पूरा जो बही खाता होता था ना, जहां पर पूरा हिसाब किताब होता था शाहूकारों का, कि भाई इससे इतने पैसे लेने हैं, इससे इसको इतने पैसे देने हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जला के राख कर दिया। बोले अब बताओ किसने किसके पैसे लेने, किसको देने हैं, है ना। जो डेप्ट बॉन्ड्स थे उन सबको जला दिया। बोले अब बताओ क्या करोगे, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो कृषि का जो रिवोल्ट था, अब धीरे धीरे सिस्टमैटिक ढंग से क्या बनता जा रहा था, एक सिस्टमैटिक रेबेलियन बनता जा रहा था। पहले तो कुछ भी चलो हो रहा था देश के अंदर, अब एक सिस्टमैटिक ढंग से यह कर रहे हैं, बदले ले रहे हैं मनी लैंडर्स से, शाहूकारों से, राइट। फाइनली क्या हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने मिलिट्री ट्रूप्स भेजे, सैनिकों को भेजा, ताकि इस रिवोल्ट को क्या किया जा सके, इस रिवोल्ट को शांत किया जा सके। और जून 1875 में हजारों किसानों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, डेक्कन कमीशन को अपॉइंट किया, ताकि वो ये देख सके कि भाई ये विद्रोह हुआ क्यों है, राइट। तो डेक्कन कमीशन ने 1878 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और जिसमें यह कहा गया कि भैया कुछ एक हमें कानून के अंदर क्या करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे। यानी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट है उसी को पास किया गया 1879 में। तो एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879, इसको किस कमीशन की सिफारिश पर जारी किया गया था, तो इसको लागू किया गया था डेक्कन कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने यह कहा कि भाई सबसे पहली बात तो जितने भी जो किसानों को गिरफ्तार किया गया ना, उनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लागू होना चाहिए, यानी कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनको गिरफ्तार करके जेल में मत डालो, ठीक है, उनको जो फ्री कर दो एक बार, ठीक है। अगर वो जो किराया नहीं, वो अगर कोई डेप्ट नहीं भर पा रहे हैं, कोई मतलब कर्जा लिया वो नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिलहाल कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि भैया उनने बहुत कुछ झेला है काफी महीनों से, काफी सालों से। तो एक बार उनको फ्री कर दो, कुछ एक टाइम रुको, एक लिमिटेड पीरियड के बाद फिर आप जो है इन सब कानून को उनके ऊपर लागू कर देना बेसिकली, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेक्कन राइट से जो है एट द एंड ऑफ द डे जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी बच्चों किसानों की।
क्लियर है? तो ये थे बच्चों हमारे आज के जो है कुछ एक किसान आंदोलन। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। पीजेंट मूवमेंट्स का जो हिस्सा है उसे हम अगले जो बचे हुए जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं उनको हम अगले टॉपिक के अंदर, अगले वीडियो के अंदर हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। जल्दी से आप यहां पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।